गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हमने बेसिकली इस वीडियो में आपका आईसीएसई का क्लास 10th का रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस कवर करना है। ठीक है, ये आपके टर्म 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने इस चैप्टर में बेसिकली ये 4 से 5 टॉपिक है जो कि कवर करने बड़े अच्छे से। ठीक है, अगर आपको इनका अच्छे से नॉलेज है तो आप बड़ी ईजिली जो पेपर में आपको क्वेश्चन है उनको टैकल कर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में इन टॉपिक्स को 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्टली हम लोग देखने वाले हैं दैट इज रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बच्चे मीडियम्स के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, मीडियम्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 तरीके के मीडियम हम लोग डिफाइन करते हैं, वन इज रेयर एंड अदर वन इज डेंसर। तो सबसे पहले देखिए आप, रेडियल मीडियम क्या होगा, इसको हम रेडियल मीडियम बोलेंगे। अगर किसी मीडियम के बीच में उसके जो मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तब उस मीडियम को कैटेगराइज करेंगे कि ये रेयर मीडियम है। अगर किसी मीडियम में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये डेंसर मीडियम है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, जैसे एयर के मुकाबले वाटर होगा बच्चे, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डेंसर मीडियम, क्योंकि वाटर के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, लेकिन एयर में क्या होता है, क्योंकि एयर गैस है तो उसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, आपकी वीक रहेगी। तो दैट इज अबाउट द मीडियम्स कि एक मीडियम में रेयर मानेंगे, दूसरा कौन सा मानेंगे आप, डेंसर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस हम लोग किस चीज़ को बोलेंगे, एक फाइन लाइन होगी, एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, ठीक है, जो दोनों मीडियम्स को आपस में सेपरेट करेगी, या ऐसा पॉइंट होगा इंटरफेस, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, आपका एयर खत्म हो रही होगी और वाटर स्टार्ट हो रहा होगा। जब उल्टा हो सकता है कि वाटर खत्म हो रहा है और एयर क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है। ठीक है, इंटरफेस स्ट्रेट भी हो सकता है और इंटरफेस कर्व भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्योंकि हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरफेस क्या मानेंगे कि ये स्ट्रेट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज, अगर रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो फटाफट देखेंगे इस चीज को। लेकिन लाइट जो है ना, जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो ये हमेशा सोचती है कि एक इजी पाथ लिया जाए, लो रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल लो रेजिस्टेंस पाथ। तो सपोज करिए लाइट आपकी रेयर मीडियम में आ रही है, लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, क्योंकि रेयर मीडियम लाइट को इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं देगा। ठीक है, रेयर मीडियम में से लाइट बड़ी इजीली क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी। लेकिन जो डेंसर मीडियम है, इसके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज है, तो लाइट को निकलने नहीं देंगे। तो लाइट कोशिश करेगा कि वो कम से कम क्या करे, इस डेंसर मीडियम में से क्रॉस करे। तो जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो ये थोड़ा अपना पाथ चेंज कर लेती है, लाइक दिस। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। कि जब आपकी लाइट वन मीडियम से अंदर मीडियम जाएगी, उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, दैट बी कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन। और इस पाथ में चेंज क्यों आता है, ठीक है, अगर पूछा गया क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि जैसे आपकी लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में एंटर करेगी, तो उसकी जो वेलोसिटी है, मूव करने की जो स्पीड है, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सो सिंपल आपने लिख के आना कि दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। सो बेसिकली कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, ये आपका पहला पॉइंट बनता है, आप बड़े अच्छे से इसको नोट्स पे लिखेंगे। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ लिख देते हैं, दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कब, as it travels from one medium to another। जब वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और इस वेलोसिटी में चेंज आने के कारण ही लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, सिंपल। ठीक है, दैट बी कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन। अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखना चाहें तो सिंपल बोलेंगे द फिनोमेनन ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट as light travel from one medium to another। ठीक है जी, इसमें आपको 2 पॉइंट और बड़े अच्छे से दिमाग में रखने हैं। वो आपके 2 पॉइंट बच्चों के क्या हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, देखिए
जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो ये आपका इंसिडेंट रे होगा, और ये हम लोग ड्रा कर रहे हैं आपका दैट इज योर नॉर्मल रे, ठीक है, दैट इज नॉर्मल रे एंड दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो अगर वो रेयर से डेंसर जा रही है तो लाइट हमेशा आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है, इसको आप एवरेज रिमेंबर करेंगे, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर आप उल्टा इमेजिन करें, आपको ऐसा दिखाना है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। अगर आप उल्टा इमेजिन करेंगे तो वो ऊपर डेंसर है, नीचे आपका रेयर है, तो जब भी लाइट आपकी डेंसर से रेयर जाएगी दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देख सकते हैं बच्चा, जब वो रेयर से डेंसर जाएगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि लाइट जब एंटर करके डेंसर मीडियम में तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, तो ये आपका एंगल छोटा हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप उल्टा इमेजिन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। कई बार इसका एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है, लाइक यहाँ पे जितना ज्यादा देखिए, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काफी ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लीजिए आपको दो पेयर ऑफ मीडियम दे दिए, जैसे ये ए और बी है और ये आपका पी और एक पेयर आपका ए और क्यू, ठीक है। लाइट यहाँ से बेंड जा रही है, सपोज करिए यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आ गया लेट इट बी 60 डिग्री, और इस केस में सपोज करें एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आ गया लेट इट बी 80 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा कि बी और क्यू दोनों में से कौन ज्यादा डेंसर है, या कौन ज्यादा रेयर है, विच वन इज मोर रेयर, बी और क्यू। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफरेंस ज्यादा होगा वो वाला मीडियम आपका ज्यादा डेंसर रहेगा। सिंपल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस 50 का आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा 30 का। तो जो क्यू मीडियम है दैट इज मोर रेयर देन बी। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, ज्यादा रेयर होगा, मोर रेयर। मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में फर्क रहेगा उतना ही दोनों मीडियम्स की डेंसिटी में भी फर्क रहेगा। सिंपल, तो हम इसको एक पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा था, ये आपके काम आएगा। तो मैंने आपके लिए पॉइंट लिख दी है, तो आप अपने नोट्स पे लिख सकते हैं उसको। आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, ठीक है। आपको दो पेयर ऑफ मीडियम दे देगा और पूछेगा कि विच वन इज मोर डेंसर और विच वन इज मोर रेयर। तो सिंपल सी भाषा में आपने क्या इसको याद रखना है, या आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आई और आर के बीच का, ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा होगा तो फिर डेफिनेटली उन पर्टिकुलर दो मीडियम्स के बीच का डेंसिटी का डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। ये एक शॉर्टकट है, बट अच्छे से आप ऐसे वाले क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप याद रखिए कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से तो श्योरली लाइट रेयर से डेंसर जा रही है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से तो श्योरली लाइट आपकी डेंसर से रेयर जा रही है, ठीक है। तो इस पोर्शन में ये आपके दो बेसिक पॉइंट जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब आपका यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी आता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, ठीक है। मैं उसको थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। थर्ड कंडीशन वो क्या होगा, इसको आप लोग बोल सकते हो कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन आल्सो, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब आपकी जो लाइट है, ठीक है जी, वो नॉर्मली फॉल करेगी इंटरफेस के ऊपर, तो उस समय क्या होगा, आपका लाइट ना तो रिफ्लेक्शन कॉज करती है ना ही ये रिफ्रैक्शन सफर करती है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे सीधी निकल जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली बात, कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट मस्ट फॉल नॉर्मली इनटू द सरफेस। ये जो लाइट है वो नॉर्मली पड़नी चाहिए, लाइट मस्ट फॉल नॉर्मली टू द सरफेस। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा दैट
अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कई बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि भाई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 90 डिग्री बनेगा, लेकिन ये गलत है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, आपका इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल आ रहा है। हम लोग नॉर्मल को कैसे ड्रा करते होते हैं ना, अगर सर्फेस ड्रा करें आपका नॉर्मल होता है, तो ये आपका इंसिडेंट रे होता है और अब वो होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पर्टिकुलर केस में क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा 0 डिग्री और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो ये ओनली केस है रिफ्रैक्शन में जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। तो चीज को अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। ये कंडीशन को नो रिफ्रैक्शन भी है जब लाइट आपकी फॉल करेगी नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ये ओनली कंडीशन है। इसके अलावा आपका एंगल आई बड़ा रहेगा एंगल आर से, या अगर एंगल आई आपका छोटा हो जाएगा एंगल आर से। ये वाली कंडीशन कब होगा, जब आपकी लाइट जाएगी रेयर से डेंसर, और ये वाला कंडीशन कब होगा, जब आपकी लाइट कैसे जाएगी, डेंसर से रेयर। तो इस चीज इन तीनों रिजल्ट्स को बड़े अच्छे से आप याद करके जाएंगे, ठीक है, बिफोर द एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसके बाद जो आपको मेन पॉइंट और पता होने चाहिए, दैट इज व्हाट द बेसिक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। वो क्या है, देखिए मतलब रेयर मीडियम में आपका, ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। इस सेंटर मैंने आपका इंटरफेस ले लिया है, तो सपोज करिए कि यहाँ से लाइट जा रही है, ये आपका मैंने ड्रा कर दिया है नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगर इस मीडियम में इसका हम लोग स्पीड माने v1, यहाँ पे इसका स्पीड मान लें v2, तो श्योरली दोनों में क्या रिलेशन रहेगा, दैट इज v1 इज ग्रेटर देन v2, क्योंकि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में लाइट को ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, तो रेयर मीडियम में उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपका जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगा, ये भी आपसे बच्चा बाजी पूछा जा सकता है। ये जो केस है ना, इसमें जब लाइट आपकी सीधी जा रही है, चाहे वो एयर से वाटर जा रही है, चाहे वो एयर से ग्लास जा रही है, अगर वो 90 पे फॉलो करती है उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, जो यहाँ पे स्पीड होगा वही आपका स्पीड यहाँ पे होगा। ये बहुत नोटिसेबल पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब वो पॉइंट क्या था, ठीक है, हम लोग लाइट को वेव कंसिडर करते हैं, ठीक है। लाइट एक वेव है, ठीक है, हालांकि पार्टिकल नेचर भी होता है, वो आप हायर क्लासेस में इसके बारे में रीड करेंगे। तो वेव्स के एसोसिएटेड 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो उसका स्पीड, दूसरा उसका होता है वेवलेंथ, और तीसरा उसका होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों के बारे में भी आपने बड़े अच्छे से इसको सुनना है, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी वेव की, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड बाय वेवलेंथ, या बोल सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। यहाँ पे म्यू सिंबल रहेगा आपका जैसे फ्रीक्वेंसी का, सी सिंबल रहेगा आपका स्पीड का, और लैम्डा सिंबल रहेगा आपका वेवलेंथ का। ये रिलेशन आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो उसके बाद में डिस्कस करनी है अभी, जो फ्रीक्वेंसी है, अब लाइट बहुत सारी कलर्स की हो सकती हैं, ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन। जो कलर है, कलर ऑफ द लाइट, color of the light only depends upon the frequency, only depends upon the frequency, वेवलेंथ पे नहीं डिपेंड करेगा, ना ही उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना कि कलर ऑफ द लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, नॉट ऑन द वेवलेंथ, नॉट ऑन द वेवलेंथ, या फिर उसका स्पीड। तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो आप देखें। पहले आपको चीज नोट करनी है, देखिए जब आपकी लाइट रेयर डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है, एक चीज तो पक्का डेफिनेट है कि उसका जो स्पीड है वो चेंज करेगा, क्योंकि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो स्पीड पक्का चेंज करेगा। यहाँ पे इसका स्पीड v1 था, यहाँ पे कितना होगा v2, तो चेंज करेगा। तो फर्स्ट चीज लेते हैं कि स्पीड वेरीज,
सेकेंडली जो उसका वेवलेंथ है, ये ध्यान से सुनिएगा, तो लाइट का वेवलेंथ है ये भी इसका वेरी करता है। अब वो कितना वेरी करता है, कितने गुना कम या कितने गुना ज्यादा होता है, वो हम लोग लेटर ऑन पार्ट में देखेंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ ताकि आप यहीं पे इसको नोट कर लें कि इसका जो वेवलेंथ है, मान लीजिए जो लैम्डा डैश है, लैम्डा डैश का वेवलेंथ है सेकंड मीडियम में, और लैम्डा है उसका वेवलेंथ है फर्स्ट मीडियम में। तो इनके बीच में बच्चा बाटी रिलेशन क्या होगा, दैट इज लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय एन, या आप इसको म्यू लिख सकते हो। यहाँ पे ये म्यू क्या रहेगा, उस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, इस मीडियम में वो एंटर कर रही है, ठीक है। मतलब आप सिंपल कह सकते हैं जो वेवलेंथ है वो जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, चाहे एयर से वाटर जा रही है चाहे एयर से ग्लास जा रही है, तो वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स कम हो जाती है, सिंपल। सिमिलरली वेलोसिटी के साथ होता है, जो स्पीड है, जैसे मान लीजिए बी डैश इक्वल्स टू बी बाय एन, सेम चीज आपकी स्पीड के साथ रहेगी। ये स्पीड रहेगा सेकंड मीडियम में, ये स्पीड रहेगा आपका फर्स्ट मीडियम में, ठीक है। और रिव्यू, फर्स्ट मीडियम का स्पीड और ये आपका स्पीड रहेगा सेकंड मीडियम का। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, हम लेटर ऑन स्टेजेस में देखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। पर अपने यहीं पे ये नोट कर लेना कि वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों वेरी करते हैं, और कितना वेरी करते हैं, जिस मीडियम में एंटर कर रहे हैं आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स वो कम हो जाता है। तीसरी चीज जो फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंसी है इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। जब आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। सो एज द कलर, तो आपका कलर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा रिफ्लेक्शन के दौरान। ये पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे कोई रेड कलर की लाइट एंटर कर रही है तो इस मीडियम में भी आपको रेड कलर की ही अपीयर होएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह रही है। और कलर किसका फंक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी का। यहाँ मैं नीचे लिख दिया आपके लिए, और ये पॉइंट आप बड़े अच्छे से नोट्स पे चिपका लेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो अपने दिमाग में रखना है बच्चे पार्टी, हमें सम यूनिट्स, कुछ यूनिट्स आपको दिमाग में होने चाहिए। जैसे स्पीड का यूनिट आपको बताइए कि मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है। हालांकि किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। और अपने एक चीज दिमाग में रखने की, जो लाइट का स्पीड है एयर में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हालांकि वो पेपर में दिया होगा, कोई इशू की बात नहीं है। यार कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अगली चीज जो वेवलेंथ है, इसके 2 से 3, हालांकि इसके यूनिट पे मीटर सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि लेंथ है ये। हालांकि मीटर सेंटीमीटर को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वेवलेंथ काफी छोटी होती है। तो इसको बेसिकली 2 यूनिट में नापते हैं। वन इज नैनोमीटर, जिसका सिंबल होता है आपका nm, और दूसरा होता है आपका एंगस्ट्रॉम, जिसका आपका नाम है A0। ये इसका सिंबल होता है। आपने एक रिलेशन याद रखना पड़े अच्छे से कि 1 नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁹ मीटर होते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पेपर में अपीयर हो सकता है। तो इस यूनिट्स को आप बड़े अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अगली चीज जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो बच्चा पार्टी हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, दैट इज Hz। तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखेंगे। तो ये आपका रिफ्लेक्शन का बेसिक्स ऑलमोस्ट कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, जैसे हमने मैंने डिस्कस कर दिया था कि अगर आपकी लाइट डेंसो से रेयर जा रही है तो विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। कॉमन सा पॉइंट है। अगर रेयर डेंस जा रही है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैं बार बार ये पॉइंट क्यों आपको बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में आपको ये सिंपली दिए होंगे, ठीक है। बहुत आसान पेपर आपका आने वाला है।
बस आपको इन चीज़ों को एक बार देख लेना है बड़ा अच्छे से, इस बेसिक्स को, ठीक है। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर द बेसिक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। हमने बेसिक्स को थोड़ा क्लियर कर लिया था रिफ्रैक्शन का। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैंने आपके सामने लिखा है इसके बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की, पहली बात आप ये चीज नोट करनी है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। ये लाइट का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये किसका प्रॉपर्टी है? आपका मीडियम का प्रॉपर्टी है। और जब आपको उस मीडियम के बारे में बताता क्या है, सिंपल मैंने लिखा आपके सामने, किसी मीडियम का कितना कैपेबिलिटी है लाइट की स्पीड को डिक्रीज करने का, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए यहाँ पे एयर थी, एयर में लाइट जब ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, अगर मैं एयर को एज अ होमोजेनियस स्पीड मान के चलूँ कि एयर हर जगह एक जैसी थी, तो उसका स्पीड मान लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था। गॉट इट। नीचे सपोज करिए वाटर आ गया, या सपोज करिए ग्लास। तो जैसे लाइट एयर से ग्लास गई, पहला काम क्या हुआ, लाइट ने अपना पाथ चेंज कर दिया, विच वी कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट की स्पीड में क्या आ गया होगा, चेंज आ गया होगा, ठीक है। अब लाइट की स्पीड में चेंज कितना है, सपोज करिए जिसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है। एयर में कितनी थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब ग्राफ में कितनी रहेगी, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, आप मीटर में देख सकते हैं। तो ग्लास में आके लाइट का स्पीड कम हो गया। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि लाइट की स्पीड को ग्लास ने कितने गुना, हाउ मेनी टाइम्स कम की है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इनको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸, सो इट कम्स आउट टू बी 1.5। तो ये अपने सामने जो नंबर निकल के आया 1.5, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपने कैसे लिखना है या कैसे बनाना है, इसका सिंबल, इसके दो सिंबल होते हैं, कई बुक्स में यूज करते हैं म्यू और कई बुक्स में क्या होता है एन, ठीक है जी। तो मैं म्यू को ही फॉलो करूंगा, ठीक है, इस पूरे टॉपिक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं इसका इन जनरल, जैसे मान लीजिए ये इंटरफेस है, ये क्योंकि मीडियम नंबर 1 था, ये भी मीडियम नंबर 2 था, यहाँ पे लाइट का स्पीड था मान लीजिए c, और यहाँ पे आके लाइट का स्पीड हो गया b, गॉट इट। तो इंडेक्स होगा आपका सेकंड मीडियम का, मान लीजिए फर्स्ट मीडियम आपका एयर था, ये कोई सेकंड मीडियम ग्लास वाटर कुछ भी हो सकता है। तो म्यू ऑफ मान लीजिए वाटर है, तो म्यू ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, c/b। आपने क्या करना है, सिंपल डिवाइड कर देना है, ठीक है। एयर में कितना स्पीड था डिवाइडेड बाय उस मीडियम में उसका स्पीड कितना था, दैट्स इट। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हैं बच्चा जी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे इंडेक्स से रिलेटेड कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, व्हाट इज द यूनिट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान से देखिए, ये स्पीड बाय स्पीड का रेशियो है। देखिए यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो अगर ये स्पीड बाय स्पीड का रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाएगा, नो यूनिट, सो इट्स जस्ट अ नंबर। ये पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये जस्ट एक नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। सेकेंडली एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि म्यू का डेफिनेशन आपका c/b आएगा। c क्या है यहाँ पे, कि लाइट का स्पीड एयर और वैक्यूम में कितने हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम का जो स्पीड होता है वो नीचे आपस में इक्वली होता है, नील, ठीक है। और नीचे b क्या था आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का आप इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो उस मीडियम में कितना स्पीड है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लाइट या मान लीजिए कि वैक्यूम या एयर सबसे रेयर मीडियम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि c या तो फिर b से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी जो लाइट है वो एयर से वाटर जा रही है,
डेफिनेटली एयर में उसका स्पीड ज़्यादा होगा, वाटर में क्या होगा, कम होगा। तो सी तो बी से बड़ा होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि सी और बी आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर ऊपर और नीचे एयर हो जाए, या मान लो यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे एयर है, देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन द स्पीड। तो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि सी को कंबाइन करके कि सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ से जो म्यू का वैल्यू आएगा, क्योंकि म्यू किसके इक्वल है, सी और बी के डिवीजन के इक्वल, और ये हमेशा से बड़ा रहता है, मतलब जो न्यूमिनेटर है ये बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इसका आंसर आपका हमेशा या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। ये चीज आप नोट रखिएगा कि इंडेक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, कभी भी 1 से नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक्स था अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब दूसरे तरह का इंडेक्स देखते हैं बच्चे, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आती है, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए इसको करना बड़ा इजी है। सपोज करें हमारे पास दो मीडियम थे, ठीक है। जो अपर मीडियम है इसका इंडेक्स मान लीजिए कितना है, μ1, और नीचे वाले का इंडेक्स कितना है, μ2। गॉट इट। मतलब जो ऊपर वाला है वो लाइट की स्पीड को μ1 टाइम्स कम कर देता है, नीचे वाला लाइट की स्पीड को μ2 टाइम्स कम कर देता है। ये इसका मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग, ठीक है। और सपोज करें कि μ2 लार्जर है μ1 से, तो अगर ऐसा है तो नीचे वाला मीडियम आपका बच्चा पार्टी डेंसर होगा, क्योंकि ये फिर लाइट की स्पीड को ज़्यादा कम कर रहा होगा, और ऊपर वाला मीडियम आपका क्या होगा, रेयर, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। सपोज करें लाइट का स्पीड यहाँ पे था v1 और यहाँ पे क्या हो गया v2, तो डेफिनेटली हम लोग देख के बता सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम डेंसर है, क्योंकि इसका इंडेक्स बड़ा है, ये रेयर है, इसका इंडेक्स छोटा है, तो डेफिनेटली v1 बड़ा रहेगा v2 से, क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम में ज़्यादा तेजी से ट्रैवल करती है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ना जो रिलेटिव इंडेक्स है वो दो तरीके से डिफाइन होता है, या तो ये ऐसे ही होगा μ1 बाय μ2, या फिर ऐसे डिफाइन होगा μ2 बाय μ1। इसको ना शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, बुक्स में लिखा होता है शॉर्ट में लिखने का, इस चीज को कुछ ऐसे भी लिखते हैं 2μ1, इस चीज को लिखेंगे 1μ2, ठीक है। तो आपने ऐसे घबराना नहीं है कि ये क्या लिख दिया, सिंपल याद क्या करना है आपने, जो ऊपर है वो नीचे आएगा और नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। अगर मान को लिखा हुआ है कि G μW, इसका मतलब ये किसकी रेशियो है, म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास, ग्लास आपका नीचे आ जाएगा, तो कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसका उल्टा भी हो सकता है कि W म्यू G, इसमें आपका क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ G बाय म्यू ऑफ W। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इन सिंबल्स में जैसे सिंबल है बस आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालने का शॉर्टकट क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आपको भी शॉर्टकट तरीका दिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखिए ये 2 है ना सेकंड मीडियम, और सेकंड मीडियम में वेलोसिटी कितना लाइट का, v2, तो सामने v2 को लिख दीजिए। ये फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पे स्पीड कितनी है v1, इसके सामने v1 लिख दीजिए, दैट्स इट। तो μ1 में μ2 का वैल्यू कितना रहेगा आपका, जो कि रिलेटिव इंडेक्स आएगा दोनों को डिवाइड करने के बाद, दैट इज μ1 बाय μ2 इक्वल्स टू p2 बाय v1। अगर हमें उसका निकालना है, इसका देखिए 2 है तो 2 के सामने 2 रहेगा, तो नीचे v2, 1 के सामने तो v1 बाय v2 आएगा। इसका जस्ट उल्टा आएगा, मतलब ये आपका आएगा v1 बाय v2। अभी आपको समझ लग गया होगा कि कैसे हमने इंडेक्स को लिखना है, ठीक है, कैसे हमने इस वाले सिंबल को पढ़ना है। ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा। इसमें किया गया है, देखिएगा, मान लीजिए ये कोई इंटरफेस है, ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही है विद स्पीड v1 और यहाँ का इंडेक्स है मान लीजिए μ1, इस मीडियम का इंडेक्स कितना है μ1, ये ऐसे बेंड कर ली और यहाँ पे इसका स्पीड है v2 और यहाँ का इंडेक्स कितना है आपका μ2, ठीक है। सपोज करें आपने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया, प्लेन मिरर शीशा जो हमें घरों में होता है, तो सिंपली क्या करेगा, इस जब इसके ऊपर टकराएगा रे इसके पास को उल्टा कर देगा, उसी पास में वापस मोड़ देगा कुछ ऐसा, तो रे कुछ ऐसे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो रे का पाथ है वो रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे डिफाइन क्या किया जाता है, अगर हम पहले केस को देखें जब रे आपकी μ1 से μ2 जा रही थी, तो अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ मान लीजिए μ1 का μ2 का रेशियो, आप μ2 का μ1 भी रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। तो μ1 और μ2 क्या होगा, शॉर्टकट से लिखते हैं, 2 के सामने 2 लिखिए v2/v1, और जब आपका μ2 पर μ1 का रेशियो आएगा तो लाइट आपकी सेकंड से फर्स्ट में जा रही होगी, ठीक है, तो आपका आएगा v1/v2, या लिख सकते हैं आपकी ये वैल्यू है आपकी 2v1 की, ये वैल्यू है आपकी 1v2 की। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए आपका सेकंड है, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, अगर 1v2 को मल्टीप्लाई करें 2v1 से तो आपका आंसर 1 आएगा, आप करके देख सकते हैं, क्योंकि ये v2 से v2 कैंसिल होगा, v1 से v1 कैंसिल होगा। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि अगर आप दोनों के जो इंडेक्स हैं, जब लाइट पहले केस में फर्स्ट से सेकंड जा रही है, फिर सेकंड से फर्स्ट जा रही है, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1 है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सिंपल आप रिजल्ट याद रखेंगे, आपको शायद एमसीक्यू में रिजल्ट पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी का रिजल्ट क्या होता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1v2 क्या होगा 1/2v1, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्यों होता है करेक्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब नेक्स्ट आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज स्नेल्स लॉ या कह लीजिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको आपने कैसे बनाना है उसका भी आपको शॉर्टकट देंगे, बहुत इजी टॉपिक है वो। देखिए स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए फर्स्ट लॉ तो बड़ा आसान है, वो सभी को याद हो जाता है कि इंटरफेस, ये आपका मीडियम नंबर 1 जिसका इंडेक्स है μ1 और ये इंडेक्स है मान लीजिए नीचे वाले मीडियम का μ2, ये लाइट का μ1 टाइम्स स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ये कितना कर रहा है μ2 टाइम्स, और ये लाइट आपकी बेंड कर गई, ठीक है। लाइट भी हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गॉट इट। अब जो फर्स्ट लॉ है, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल रे, बता सकते हैं हमको, ये आपका दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ की ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है। उन्होंने कहा क्या कि ये तीनों रेज हैं, ठीक है, दे लाइज इन अ सेम प्लेन, वो दिख भी रहा है, ये एक ही प्लेन में होंगे, देखिए ऐसे करके आप बना कर सकते हैं, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये एक ही प्लेन में लाई करता है। तो फर्स्ट लॉ बहुत इजी है लिखना, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ फटाफट लॉ को, तो ये मैंने आपके लिए लिख दी है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकंड लॉ बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी बच्चों को याद होता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ। इसका मैथमेटिकल याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत इजी है। देखिए स्नेल ने क्या बोला था, डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हमारा रिवीजन वीडियो है, डिटेल कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन करेंगे, साइन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये रेशियो एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा, और ये कांस्टेंट और कुछ नहीं होगा, इन मीडियम्स का रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये आपका स्नेल लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। तो मैं आपके लिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसकी, ठीक है, तो ये हमने आपके लिए लिख दी है, ठीक है, दैट इज द स्टेटमेंट फॉर द दिस स्नेल लॉ, साइन एंड साइन आर इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। अब इसका आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे बनाना है वो ध्यान से सुनिएगा, इसका शॉर्टकट है। देखिए आपने डिफाइन करना है साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू, देखिए जो एंगल आई है ये किस मीडियम में है, म्यू वन में, तो एंगल आई के सामने का लिखा जाएगा म्यू वन, सिंपल। एंगल आर किस मीडियम में, म्यू टू, उसके सामने का लिखा जाएगा आपका म्यू। अगर आप इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बनाना चाहते हैं, अगर हम इस मीडियम में वेलोसिटी मान लें v1, इस मीडियम में वेलोसिटी मान लें v2, तो वो बना सकते हैं बड़ी इजीली। देखिए 1 के सामने 1 करिए, v1, 2 के सामने 2 करिए, दैट इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ स्नेल लॉ। ऐसे आप स्नेल लॉ को बड़ी इजीली कर सकते हैं, याद कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द स्नेल लॉ। ये अब क्वेश्चन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर बेस्ड बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपसे बोल देंगे कि किसी मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेट टू बी 23 डिग्री है, ठीक है। मैं आपको बोलेंगे कि इस मीडियम का इंडेक्स है म्यू वन मान लीजिए 1.5, तो म्यू टू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू टू। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, शॉर्टकट से। लॉ क्या था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, साइन 30, अगर आपकी लाइट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये 30 वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अगर नीचे से ऊपर जा रही होगी फिर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका, अपॉन क्या आ जाएगा आपका साइन 23। शॉर्टकट में देखिए ये 23 किस मीडियम में, इसमें, इसके सामने लिखिए म्यू टू, ये 30 नीचे है तो इसका लिखिए 1.5, ये देखिए। अब इनका वैल्यू पुट करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, म्यू टू। तो ऐसे आपको बड़े सिंपल न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, बस आपको सिंपल रिजल्ट पता होना चाहिए स्नेल लॉ का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आने हैं एमसीक्यू, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको ध्यान से समझिएगा, इसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है, इसके आपको कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड। इस फिनोमेना को समझने से पहले आपको द्वार से स्नेल लॉ लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्नेल लॉ देखिए क्या था कि अगर ये मान लीजिए मीडियम नंबर 1 है जिसका इंडेक्स है म्यू1, मीडियम नंबर 2 का इंडेक्स कितना है मान लीजिए म्यू2, लाइट 1 से 2 जा रही है दैट इज आई एंड दिस इज आर। वापस स्नेल लॉ कैसे लिखेंगे हम लोग, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट आपको पता है किसके इक्वल होगा, इन इंडेक्स की रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। इस चीज का बच्चे मीनिंग है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा आपका, सिंपली इंक्रीज करेगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस टर्म। अब हम इसी फैक्टर को यहाँ पे यूज करेंगे फॉर एक्सप्लेनिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिएगा, सपोज करें ये 2 मीडियम्स के बीच का इंटरफेस है, ठीक है। सपोज नीचे यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है और ऊपर आपका रेयर मीडियम है, तो लाइट ट्रेवल कर रही है सपोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, गॉट इट। सपोज यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया I1, तो I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज करिए आपका था 30 डिग्री और लाइट बाहर गई, आपका R1 सपोज आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सपोज ये कितना आ गया, क्योंकि डेंसर रेयर जा रही है तो I1 R1 से छोटा होगा या R1 I1 से बड़ा होगा, ठीक है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सपोज करिए कितना आ गया आपका 49 डिग्री, जस्ट इमेजिन करें रैंडम वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट सपोज करिए कि आपने फिर दोबारा क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया,
राइट। जब नीचे से जा रही थी ना, मान लो यहाँ पे टॉर्च पड़ी होगी, हमने टॉर्च को थोड़ा टिल्ट कर दिया ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इंक्रीज कर जाए। तो इस केस में मैंने कर दिया I2, सपोज करिए कितना हो गया 45 डिग्री। तो मैंने नोटिस किया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी इंक्रीज हो गया, लेट इट बी R2, लेट इट बी 69 डिग्री। ठीक है जी, अब थोड़ा और बढ़ाते हैं। सपोज करें आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, आपने फिर दोबारा क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, लेट इट बी I3, आपने 65 कर दिया और आपने नोटिस किया कि 65 पे जाके ना आपका रे ऐसे ट्रेवल करना स्टार्ट कर गया ऐसे। तो लीजिए अलोंग द इंटरफेस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया आपका 90, रे कैसे ट्रेवल कर रहा है अलोंग द इंटरफेस। तो बचा पार्टी, अब आपका रे ना तो डेंसर मीडियम में जा रहा है ना रेयर में जा रहा है, ये कहाँ ट्रेवल कर रहा है अलोंग द इंटरफेस। तो जो रे का हालत है ना वो क्रिटिकल हो गया, ना बाहर जा रही है अंदर जा रही है, वो अलोंग द इंटरफेस जा रही है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाके, दोबारा सुनिएगा, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाके आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, जब आपकी लाइट कहाँ ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयर, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। तो दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर जाके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए। तो मैं डेफिनेशन नोट कर देता हूँ कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 degree। दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसका सिंपल आप लीजिए C, तो I3 C की इक्वल हो जाएगा। C इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस मीडियम। ठीक है, जो भी ये पेयर ऑफ मीडियम होगा, मान लीजिए बाहर की ओर एयर है और नीचे मान लीजिए वाटर है। ठीक है, जैसे आपको रैंडम वैल्यूज से सिखा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा और बढ़े आगे, अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, मान लीजिए मैंने इसको कर दिया I4 67 डिग्री, मैंने 2 डिग्री इंक्रीज कर दिया, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर दोबारा क्या करेगा इंक्रीज। तो इस बार आपकी जो रे है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ये लीजिए, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज करिए 110 डिग्री बन गया। तो अभी आपकी जो रे है वो वापस कहाँ आ गई है, देखिए डेंसर से आ रही है और डेंसर में वापस चलेगी। दैट इज द फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देंगे। देखिए I4 बड़ा है C से, तो आपकी जो रे है वो वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी। दैट इज द फिनोमेना। लिख देते हैं थोड़ा कि व्हेन, और इसके बाद में हम आपको लिख देते हैं ताकि आसानी हो। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैंने साइड में लिख दिए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करेंगे तो रे वापस कहाँ आ जाएगी, आपकी डेंसर मीडियम में। सिंपल है। ठीक है, अब कई बार आपको पेपर में बच्चे पूछा जाता है इसकी कंडीशंस, कि किस कंडीशंस के अंडर ये फिनोमेना होता है। तो ध्यान से देखिए, मैं कंडीशन को लिखने जा रहा हूँ। कंडीशंस क्या है, अच्छे से आप नोट में इसको चिपका लेंगे जो आप लिख रहे हो। ठीक है, उसको पढ़ के चलिए, आपका पेपर बड़ा अच्छा होगा, गारंटी है। फर्स्ट है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। आपकी जो लाइट है वो डेंसर से रेयर जानी चाहिए। अगर रेयर से डेंसर चली तब ये नहीं होता है, ये नोट रखिएगा। आपकी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए, रेयर से डेंसर में नहीं होता है। ठीक है, इसका अगर डिटेल है तो डिटेल वीडियो देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके ऊपर लाइट गिर रही है, देखिए वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी लाइट क्या करेगी आपकी वापस डेंसर मीडियम में आएगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
वो क्या है? आपसे पूछा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंपैरिजन विद नॉर्मल रिफ्लेक्शन। देखिए एक देखिए रिफ्लेक्शन ही हुई है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये भी सरफेस है, ये लाइट आ रही है और लग के उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो सेम मीडियम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। तो TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी सेम चीज हो रही है, लाइट जा रही है और लग के उसी मीडियम में क्या आ रही है? वापस आ रही है। तो हमसे पूछा जाता है कि TIR और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो आपका नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा और इधर लिखते हैं TIR जो कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन है इसमें एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए ये कुछ सरफेस है, सपोज यहाँ से लाइट आ रही है, इसका एनर्जी है 50 जूल, सपोज इसका एनर्जी कितना है? 50 जूल है। जैसे ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी तो इसका एनर्जी काफी ज्यादा कम हो जाता है। नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, लेकिन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसमें एनर्जी लॉस ना के बराबर होता है। मतलब ऐसे जब रेज आ रही है ना, क्योंकि ऑलरेडी डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ऊपर रेयर है, तो रेयर मीडियम इसका क्या बिगाड़ लेगा? ये तो ऑलरेडी डेंसर में है, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल एनर्जी लॉस टेक प्लेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट ही पॉइंट से आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगर आप नॉर्मल रिफ्लेक्शन करवा सकते हो, अगर आप नॉर्मल रिफ्लेक्शन को करवाना चाहते हो तो कंडीशन क्या है कि आपको एक सरफेस चाहिए। वी नीड अ सरफेस फॉर दिस, वी नीड अ सरफेस। लेकिन जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे क्या होगा? आपका बहुत सारी कंडीशन है कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयर जानी चाहिए, तभी होगा ये। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तब होगी। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंस हैं, इसको प्लीज नोट डाउन रखिएगा, यहीं से आपको वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो TIR सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। अगली चीज कब होगा, कंडीशंस क्या है। तीसरा नॉर्मल रिफ्लेक्शन और TIR के बीच में क्या डिफरेंस है। ये दो पॉइंट बड़े अच्छे से आप याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, यहाँ से कई बार आपको एक रिलेशन पूछा जाता है कि अगर आप मान लें कि टेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और एयर मीडियम का कितना है आपका μ1, जो कि मोस्टली एयर ही है, और एयर का इंडेक्स कितना होता है 1। हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानते हैं बच्चे? 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में रिलेशन बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूँ नीचे, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन critical angle and refractive index। That is our topic। जिसको करना बहुत इजी है, दो स्टेप का मामला है ये, आपको सिंपल स्नेल लॉ यूज करना है। देखो, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल का इक्वल होगा तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 90। हम इसी फैक्ट को यूज करने जा रहे हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I3। तो क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? साइन I3, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द R3, जो कि आपका यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इसको मान लीजिए R3, जो कि ऑब्वियसली बात है कि आपका 90 है। अगर शॉर्टकट से लिखेंगे हम लोग R3 किस मीडियम में बच्चे? ये एयर में, तो उसके सामने लिखा जाएगा μ1। I3, ये देखिए बच्चे, ये I3, ये इस मीडियम में, इसके सामने क्या लिखा जाएगा? μ2। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, अगर आप I3 को पुट कर दें तो C, क्योंकि I3 किसके इक्वल है? C के इक्वल है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल है। ठीक है,
तो आपका R3 का होगा बच्चे 90 sin 90 इक्वल्स टू μ1 जो कि एयर का इंडेक्स है, ये कितना होगा बच्चे 1 अपॉन μ2। इसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है कितना होगा। अब sin 90 बच्चे कितना होता है 1 होता है, तो आपका यहाँ से रिलेशन आ जाएगा μ2 इज इक्वल्स टू 1 बाय sin c। तो ये आप नोट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि μ2 उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और c आपका उसी डेंसर मीडियम का उस रेयर मीडियम के साथ क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। तो कुछ के बेसिक पॉइंट थे अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो कि आपने दिमाग में रखने बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा बच्चे, और यहाँ से हम कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पूछा जाएगा क्रिटिकल एंगल कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना बच्चे बड़ा इजी है। अगर आप टेम्परेचर को बच्चे इंक्रीज करेंगे तो आपका क्रिटिकल एंगल क्या करता है, इंक्रीज करता है। सिंपल लॉजिक। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का वो क्रिटिकल एंगल क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। दूसरा फैक्टर बच्चे आपका यहाँ पे आएगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जो पर्टिकुलर मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर भी कैसे डिपेंड करेगा। तो उसका रिलेशन आपके सामने ये पड़ा है बच्चे, म्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय sin c। दिस इज द रिलेशन, म्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय sin c। तो दूसरा फैक्टर होगा जिसके ऊपर आपका क्रिटिकल एंगल क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तीसरी चीज है बच्चे दैट इज कलर ऑफ द लाइट, कि कौन सी कलर की लाइट ट्रैवल कर रही है, रेड, ब्लू, ग्रीन, डेंसर मीडियम में से। एक बार तो साइड में जा रखें बच्चे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी कलर का या किसी भी मीडियम का दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर किसी कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका इंडेक्स कम होगा। एग्जांपल देखिए, लैम्डा ऑफ रेड बड़ा होता है लैम्डा ऑफ वॉयलेट से। यहाँ पे लैम्डा का मतलब है सिंबल फॉर वेवलेंथ। तो श्योरली बच्चे जो म्यू ऑफ रेड होगा वो छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू म्यू ऑफ वॉयलेट। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि तीसरा फैक्टर कौन सा होगा, कलर ऑफ द लाइट। ठीक है, तो इंडेक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये भी आपको शायद पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप देखिए बच्चे, जो आपका क्रिटिकल एंगल रहेगा वो आपका रेड लाइट के लिए क्या रहेगा, आपका लेस रहेगा एज कम्पेयर टू, सॉरी ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू वॉयलेट। ये पॉइंट नोट रखिएगा, क्रिटिकल एंगल रेड का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वॉयलेट। ठीक, तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक था बच्चे, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स आती हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, या इसकी एप्लीकेशन बोल लीजिए। ठीक है, तो फटाफट उनको कवर कर देते हैं ताकि हमारा टॉपिक पूरा हो जाए। देखिए, तो सबसे पहली चीज है वो आपको ना कुछ सपोज करें, आपको एक डायग्राम बना के दे देगा वो कि भाई ये एक राइट एंगल प्रिज्म है, यहाँ से लाइट एंटर करी, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 का बनाएगी तो ना इसका रिफ्लेक्शन होगा ना इसका रिफ्लेक्शन होगा, और बोला गया कि ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करके इस पे। ये का बच्चे डेंसर मीडियम होगा, बाहर कौन सा होगा आपका रेयर। जब लाइट यहाँ से बाहर जा रही है बच्चे, यहाँ से बाहर, ठीक है, तो मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, मतलब TIR का पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और देखिए ना तो ये डेंसर में आ रही है वापस, ना ये रेयर में जा रही है। इसका क्या क्लियर मीनिंग है कि जो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, वो इस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से इक्वल हो गया। हमने पढ़ा था ना इस चीज को, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो लाइट है वो अलोंग द इंटरफेस मूव करेगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइट भी अलोंग द इंटरफेस क्या कर रही है, मूव कर रही है।
ना बाहर जा रही है ना अंदर जा रही है, आपको डायग्राम बना के पूछा जा सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, या फिर पूछेंगे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देंगे कि 30 डिग्री है, तो बताइए इस सिस्टम क्रिटिकल एंगल कितना है, तो वो बच्चे कितना आएगा, 30 आएगा। तो इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो ग्रेज करेगी या फिर वो अलॉन्ग द इंटरफेस मूव करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड केस है बच्चे, अगर बोलो यही प्रिज्म आपको दे दिया गया, अब यहाँ से देखिए आपकी लाइट ऐसे बाहर निकल गई, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पर्टिकुलर केस में देखिए जब आपकी लाइट डेंस से रेयर जा रही थी तो यहाँ पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि लाइट रिले मीडियम में चली गई, वापस डेंसर मीडियम में आई ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो तीसरा केस आपके लिए बनेगा वो ये है बच्चे, तो यहाँ से लाइट एंटर करी जैसे और गई और ऐसे वापस आ गई, ये आपका होगा बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए बच्चे ये डेंसर से रेयर जा रही थी बाहर, लेकिन वापस कहाँ आ गई, दोबारा फिर डेंसर मीडियम में, मतलब यहाँ पे TIR हो गया है, तो श्योरली यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से। तो ये तीन कंडीशन को आप बड़े ध्यान से रखेंगे, ठीक है, ये तीनों को डायग्राम बना के बड़े अच्छे से पूछी जा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी इस पोर्शन में। चलिए हमारा बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, नंबर ऑफ टाइम इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत आसान भी है। तो ध्यान से देखिए, सपोज मैंने ग्लास स्लैब ड्रा की है जिसका थिकनेस कितना है T, ठीक है, इसके बच्चे टोटल आपके 6 फेस होंगे अगर आप 3D में इमेजिन करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सपोज करें लाइट यहाँ से एंटर करेगी, बाहर मान लीजिए रेयर मीडियम है, तो श्योरली ये कौन सा माना जाएगा आपका, डेंसर। बाहर वाले मीडियम का आप इंडेक्स मान लीजिए बच्चे μ1 और इस ग्लास स्लैब का मान लीजिए आप μ2, क्योंकि लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, so it will bend towards the normal, angle of incidence bends towards the normal, that is the angle of reflection. Let it named as, let be R. अब यहाँ से देखिए लाइट आपकी बच्ची जा रही है डेंसर से रेयर, यहाँ पे अगेन आप नॉर्मल ड्रा करें, ये आपका होगा बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस का, लेट बी I डैश, लाइट यहाँ से करेगी आपकी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रही है। इस एंगल को बच्चे बोला जाता है E, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और बच्चे इस वाले रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ये ग्लास स्लैब रास्ते में ना होती, अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ पे ना होती तो आपकी जो इंसिडेंट रे है बच्चे ये कुछ ऐसे ट्रैवल करती, लाइक दिस। यहाँ से बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इधर इन दोनों रेस को आगे एक्सटेंड करेंगे ऐसे करके, तो दोनों रेस बच्चे आपस में पैरेलल हो जाती हैं। या फिर पॉइंट पूछा जा सकता है कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे में क्या रिलेशन होता है, तो आप लिखेंगे बच्चे कि इसमें इमर्जेंट और इंसिडेंट, इमर्जेंट एंड इंसिडेंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए ये पॉइंट। तो अगर बच्चे दोनों आपस में पैरेलल हैं तो श्योरली दिस एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, आप प्रूव भी कर सकते हैं स्नेल लॉ की हेल्प से, पर उसको जरूरत नहीं। तो उसे नोट रखेंगे कि एंगल I और एंगल E आपस में इक्वल होते हैं, ये पूरा ग्लास स्लैब तो उसके आपको रिजल्ट लिखे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्योंकि आपकी इमर्जेंट रे या इंसिडेंट रे, ये इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, ये देखिए अगर हम लाइन ड्रा करें ऐसे, ये वाला आप यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं बच्चे, ये वाला, इसको P दे दीजिए, इसको Q दे दीजिए,
जो पी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा इमर्जेंट और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको बच्चे लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दिस पी क्यू जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखिएगा वर्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड द लेटरल शिफ्ट, इमर्जेंट रे। इसको बोलते हैं बच्चे लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है कि ये लेटरल शिफ्ट है कि ग्लास में कितना प्रोड्यूस करेगी, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहाँ से यही क्वेश्चन आता है। तो लेटरल शिफ्ट मुझे लिख लेंगे आप बड़े अच्छे से कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला आपका जो फैक्टर है दैट इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब का कितना थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। जो का बच्चे दूसरा फैक्टर है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। तीसरा बच्चे आपका जो फैक्टर है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास जो कि μ2 था, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ये तीन फैक्टर हैं बच्चे, जिसके ऊपर ये आपका लेटरल शिफ्ट कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा। तो तीन नंबर अच्छे से लिख के रखिएगा नोट्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बच्चे इसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर ये ग्लास स्लैब मान लीजिए यहाँ के ऊपर एक रे इसके परपेंडिकुलर गिर रही है, तो जैसे हमने पहले सीखा था कि अगर कोई रे नॉर्मली गिरेगी किसी सरफेस के ऊपर उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रे सीधी निकल जाएगी। तो बच्चे इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब लेटरल शिफ्ट आएगा तो 0 आएगा। ये भी आपसे बच्चे पूछा जा सकता है कि लेटरल शिफ्ट का वैल्यू 0 कब होता है, जब आपका रे ग्लास स्लैब के ऊपर परपेंडिकुलरली क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक है, तो एक ग्लास स्लैब का आपने इतना ही याद करना है, ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से। आपका बच्चे भी नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। बहुत इजी भी है, ये आपने बच्चे देखा होगा कि अगर हम एक बीकर के अंदर लिक्विड फिल कर देते हैं, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, μ2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसके अंदर फिल है सपोज μ1 इंडेक्स ऑफ एयर जो कि हमारा कितना होता है 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे किसी सिक्के को फेंक दें इसके अंदर, तो अगर हम इसको बच्चे साइड से देखेंगे, यहाँ पे चाहे यहाँ से ऑब्जर्व करें आप, चाहे इसको यहाँ से ऑब्जर्व करें, तो आपको सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखता है यहाँ। ठीक है, इसी फिनोमेना को बच्चे होता क्यों है, थोड़ा ऊपर क्यों दिखता है ये, अगर से पूछा गया कि ये भी इसका कारण क्या है, तो बच्चा आपका आंसर आएगा रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये क्यों बनती हैं दोनों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये आपके बच्चे बड़े इजी पूछ सकते हैं। ये जो रियल डेप्थ है बच्चे इसका, ये वाला दिस इज कॉल्ड द रियल डेप्थ, जो कि एक्चुअल में है उसका, उस सिक्के का, इसको बच्चे बोला जाता है ये डेप्थ को, दैट इज कॉल्ड द अपैरेंट, जो कि हमें लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसका रेट अगर हम बनाना चाहेंगे ये क्यों हो रहा है, ये एक्चुअली बच्चे रिफ्लेक्शन के कारण ही हो रहा है। तो हम इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। उससे पहले बच्चे आपको एक रिलेशन लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट सा, कि जो रियल डेप्थ होती है बच्चे, रियल डेप्थ किसके इक्वल होगा, अपैरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर लिक्विड का जिसके अंदर सिक्का वगैरह या कोई और चीज आपने रखी हुई है उसका इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोल लीजिए μ2। तो इस रिलेशन को मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। अगर आप रे डायग्राम बनाना चाहते हो कि ये कैसे हुआ, तो ये देख लेते हैं, बहुत इजी है। एक रे मान लीजिए आप 90 पे आ रही है,
सिक्के पे गिरी और ये इधर जा रही है, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे क्योंकि बच्चे डेंस से रेयर जा रही है, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। अगर हमारा आई यहाँ पे होगा बच्चे, क्योंकि हमारे आई को आदत है स्ट्रेट देखने की, तो वो इसका इमेज सिक्के का इमेज यहाँ कास्ट कर लेगा। तो कॉइन सीम्स हियर, ठीक है, दैट इज योर रे डायग्राम। इसमें आपने इतना ही याद करना है। इसके अलावा आपको बच्चे इसके कुछ एप्लीकेशन है। अगर आप बीकर के अंदर किसी पेंसिल को डालेंगे बच्चे, तो आपको थोड़ी सी टूटी हुई दिखती है पेंसिल, थोड़ी मोटी हुई दिखती है, क्यों दिखती है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल, जितना आपको स्विमिंग पूल पर डेप्थ दिखता है एक्चुअल में उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है, इससे पूछा जा सकता है ये चीज़। जो फिशरमैन होते हैं, जो फिश को अगर आपको मान लीजिए ये सी है, अगर आपको बच्चे फिश यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, आप बाहर से देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जर्वर, तो बच्चे फिश यहाँ पे नहीं होगा, इतने डेप्थ पे नहीं होगा। वो तो आपको लग रहा है कि फिश वहाँ पे है, एक्चुअल में फिश कहाँ होगा? थोड़ा इससे नीचे होगा। ये इसका रियल पोजीशन होगा बच्चे, दैट इज द रियल पोजीशन ऑफ फिश। तो ये भी बच्चे बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही होता है। ये फिश का आपका बच्चे अपैरेंट पोजीशन होगा जो आपको लग रहा है। एक कुछ एग्जांपल है बच्चे, आप अपनी बुक से रीड भी करेंगे इसको, जो भी आपके पास पर्टिकुलर बुक होगी, ठीक है। लेकिन फिनोमेना यही है और ये अपने फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज और है बच्चे, जो ग्लास स्लैब है ना, जब इससे लाइट जाती है तो ये लाइट का डिस्पर्शन नहीं करती है, याद रखिएगा, डिस्पर्शन नहीं करती है। डिस्पर्शन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ये नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इस फेज का डिस्पर्शन होगा उसको ये वाला फेज क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये दोनों फेज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम प्रिज्म भी आते हैं बच्चे। सपोज ये मैं आपके सामने प्रिज्म ड्रा कर देता हूँ। ये जो एंगल होता है बच्चे, इस प्रिज्म के दो फेसेस के बीच का एंगल, इसको सपोज करिए ए है, इस ए को बोलते हैं बच्चे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सपोज करें इस प्रिज्म का जो इंडेक्स है μ2 है, दैट इज इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, मैंने शॉर्ट में इसको इंडेक्स कर दिया। और बाहर मान लीजिए एयर का इंडेक्स है μ1, एयर इंडेक्स, जो कि मोस्टली कितना होता है 1। सपोज ये रे आ रही है बच्चे, इंसिडेंट रे, यहाँ लेते हैं इसको, दिस इज योर इंसिडेंट रे। सपोज हमने बच्चे यहाँ पे क्या ड्रा कर दिया आपका नॉर्मल, क्योंकि रे आपकी रेयर टू डेंस से जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। ये बच्चे नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब आपका जो रे है ना वो डेंसर से रेयर जा रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या है आपका? ये रे आपका बच्चे इमर्जेंट होगा, दिस इज योर इमर्जेंट रे। अब एक बात और रखिएगा, प्रिज्म हमेशा लाइट को उसके बेस की तरफ मोड़ता है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे कि प्रिज्म ऑलवेज बेंड्स रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स इट्स बेस, उसके बेस की तरफ मोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो ये डायग्राम पूरा करना है बच्चे, ऐसे करके दे दिया उसने आपको प्रिज्म को, तो बोलेगा कि ऐसे करके लाइट एंटर करिए, ठीक है, तो ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी, क्योंकि ये इसके बेस की तरफ मोड़ता है हमेशा। आपको करेक्ट डायग्राम चूज करनी भी आ सकती है, हमेशा टुवर्ड्स द बेस चाहिए। गॉट इट? अब बच्चे यहाँ पे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ का r2 मान लो, ये इमर्जेंट एंगल E, ठीक है। अगर बच्चे ये प्रिज्म ना होता यहाँ पे तो ये इंसिडेंट रे आपकी सीधी जाती लाइक दिस। अगर फाइनल रे को थोड़ा पीछे रिप्रोड्यूस करें तो ये इन दोनों के बीच का बच्चे एंगल बनता है, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा,
दैट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। कि प्रिज्म ने लाइट को कितना डेविएट कर दिया है। लाइट देखिए ऐसे जा रही थी, लेकिन प्रिज्म के कारण ऐसे जाके ऐसे चली गई, तो प्रिज्म ने उसको इतने एंगल से क्या कर दिया, डेविएट कर दिया। दैट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। अब आपको बच्चे से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसका वेरिएशन, एक ग्राफ आता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, दैट इज आई वर्सेस डेल्टा। मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ बनाते हो, कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करोगे, कम करोगे, ज़्यादा करोगे, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट आता है, देखिए इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाके आपका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम है, इसको बच्चे बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको सिंबलाइज करते हैं बच्चे इस वैल्यू को डेल्टा मिनिमम से। याद रखना ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आई वर्सेस डेल्टा का। वैसे प्रैक्टिकली ऑब्टेन किया जाता है, आई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर डेल्टा को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर एक कर्व को बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि जब डेल्टा मिनिमम होगा, मतलब जब आपका प्रिज्म मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, उस समय एंगल आई और एंगल ई आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए। ठीक है, दिस इज ई, so this angle becomes equal to each other under that minimum deviation condition। इसको बोलते हैं बच्चे मिनिमम डेविएशन कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर ऐसा होगा, ये आप बड़े अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली चीज बच्चे, इसका फॉर्मूला आता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी डेरिवेशन आपको बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, इसका दो फॉर्मूले हैं। एक तो आपका है बच्चे आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, या तो कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है बच्चे आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि R1 और R2 का ऐड करके ए ही बनता है बच्चे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आप थोड़ा ज्योमेट्री लगा कर देख सकते हैं उसको। एक और चीज बच्चे, का रिलेशन बनता है डेल्टा का, दैट इज μ2 माइनस 1 इंटू ए। ये बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एवरेज आप याद करके जाइएगा। इन तीन रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका डेरिवेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है और हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है वो, सिर्फ हमें इसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है, सिंपल फार्मूलास। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का बच्चे थोड़ा सा था अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह। नेक्स्ट चीज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहाँ पे प्रिज्म लें, ये मान लीजिए व्हाइट लाइट यहाँ से एंटर करेगी, जब ये यहाँ से निकलती है इसके 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, आपको पता ही, जिसको हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं। सबसे नीचे व्हाइट होता है और जो सबसे ऊपर कौन होता है आपका, रेड। कह सकते हैं कि प्रिज्म ने सबसे ज्यादा वॉलेट को डेविएट कर दिया, मतलब डेल्टा वॉलेट, डेल्टा क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा ऑफ वॉलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड। ये जो दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और सिमिलर वे बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम क्रिटिकल एंगल डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उसके जो वेवलेंथ होता है वॉलेट का वो छोटा होता है रेड से। तो ये तीन रिजल्ट आप बड़े अच्छे से याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला स्पेशल बच्चे। एक लास्ट पॉइंट बच्चे इसका प्रिज्म का, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। बच्चे वो क्या है आपका, अगर मान लीजिए दैट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, सपोज करें एक प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है और दूसरा प्रिज्म हमने ऐसे रखा हुआ है। जब यहाँ से बच्चे व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो ये प्रिज्म बच्चे इसको क्या करेगा, 7 कलर में स्प्लिट कर देगा। फर्स्ट वाला प्रिज्म, एक जो सेकंड वाला प्रिज्म है बच्चे इसके इफेक्ट को खत्म कर देगा और यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगी, व्हाइट लाइट। इसको बोलते हैं बच्चे रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, कि यहाँ पे स्प्लिट हुआ था लेकिन वापस व्हाइट लाइट में रिकॉम्बिनेशन हो गया इसका। तो डायग्राम भी आपको बच्चे पूरी करनी आ सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे यहाँ पे आपका ये रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस खत्म होता है। ठीक है,
ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का और ग्लास स्लैब का भी। रियल अपरेंट आप पीछे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ नाइस डे। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जिसमें हम लोग कवर करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस।